तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 फ्लूइड मैकेनिक्स का कंटिन्यू करेंगे। जहाँ तक हमने छोटा था हमने देखा था प्रेशर वेरिएशन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, होमोजीनियस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। अब हम देखेंगे कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। अच्छा, जब इनकम्प्रेसिबल होती थी तो हम इसको स्पेसिफिक वेट को बाहर ले आते थे। इसका मतलब क्या था, हमारे पास डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर डेंसिटी चेंज हो रही है, तो ये हमारे पास इधर से बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको रॉ जी की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और रॉ जी मेरे पास कांस्टेंट होगा, जैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट है अर्थ सरफेस के ऊपर, तो जी मैं इसको बाहर लेके जा सकता हूँ। अब बारी आई रॉ की। अच्छा, रॉ अगर मैं देखूँ, पी इज इक्वल टू रॉ आर टी, जनरल स्टेट इक्वेशन, तो यहाँ से रॉ बराबर आएगा पी आर टी के। सही, तो पी यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई में था, तो मैंने दूसरी तरफ डाउन साइड पे डिवाइड में भेज दिया पी को। अब रॉ मेरे पास पी अपॉन आर टी था, पी को भेज दिया, 1/RT बचा। अब आर भी मेरे पास गैस कांस्टेंट होता है, तो आर भी मेरे पास बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, बचा क्या 1/T। लेकिन टी हमारे पास वेरिएबल होता है, तो टी को अगर हम देखेंगे, हम इसको जो है कंपेयर करेंगे ग्राफ से। जैसे हमारे पास स्फीयर्स होते हैं, हमारे पास अर्थ एक स्फीयर है, उस पर टोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, तो एल्टीट्यूड के हिसाब से हम इसको देखेंगे। जैसे कि इसमें स्लाइड में भी है, ये जो है यहाँ पे एक ग्राफ है, इसके अंदर स्टैंडर्ड ऑटोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और यूएस स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, आइडियलाइजेशन रिप्रेजेंट ऑफ द मिड लैटिट्यूड एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें अर्थ की सरफेस से, तो कितने किलोमीटर ऊपर तक, 11 किलोमीटर तक हमारे पास टोपोस्फीयर आती है, और फिर 20.1 किलोमीटर तक हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर आती है। अब टोपोस्फीयर के अंदर हमारे पास टेम्परेचर, एल्टीट्यूड और ये टेम्परेचर का ग्राफ है। तो एल्टीट्यूड के लिहाज से टेम्परेचर हमारा जो है ड्रॉप होता रहता है, ड्रॉप होता रहता है, ड्रॉप होता रहता है। तो और ये एक लीनियर लाइन फॉलो करता है। सही है, तो ये लीनियर वेरिएशन है, इस लाइन की हमें इक्वेशन भी दी हुई है कि टी इक्वल टू टी ए माइनस बीटा जेड। और उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर में हमारे पास आइसोथर्मल होता है, यह मेंशन भी किया हुआ है कि टी इक्वल टू टी नॉट के बराबर, जो कि -56.5 सेंटीग्रेड होता है 11 किलोमीटर से 20.1 किलोमीटर। तो हम पहले स्ट्रेटोस्फीयर की देखते हैं, जो कि आइसोथर्मल है। तो यहाँ पे हमारे पास टी बराबर होगा टी नॉट के, और टी नॉट भी बाहर आ जाएगा, सिंपली डी जेड रह जाएगा। और डी जेड की जब इंटीग्रेशन करूँगा तो लिमिट Z1 से Z2 तक, Z2 माइनस Z1 आ जाएगा। देन यहाँ पे 1/P की ln P, और फिर लिमिट लगा के P2/P1 आ जाएगी। देन मैं E ऑन बोथ साइड ले लूँगा, तो यहाँ से मेरे पास P2/P1 ये एक्सपोनेंट माइनस G/RT और Z2 माइनस Z1, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका। और अगर हम टोपोस्फीयर की बात करें, तो टोपोस्फीयर में क्या था, हमारे पास जो टी था वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा था, टी इक्वल टू टी नॉट माइनस बीटा जेड के। तो यहाँ पे टी ए माइनस बीटा जेड ये इक्वेशन फॉलो कर रहे हैं, ये कर्व हमारे पास। तो इसकी इंटीग्रेशन के लिए अगर मैं बताऊँ कि नीचे यहाँ पे, सो यहाँ पे टी ए माइनस बीटा जेड है, इसकी अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ln ये फंक्शन आ जाएगा, लेकिन इसका फंक्शन के अंदर जो ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव से डिवाइड भी हो जाएगा। तो ln करके हमने फंक्शन लिखा, और माइनस बी इसका डेरिवेटिव हो गया, और उससे डिवाइड करा दिया, और माइनस का G/R ऐसी रहा। अब लिमिट 0 से Z तक की थी हमारे पास टोपोस्फीयर में। सही, तो यहाँ पे ये टी ए माइनस बीटा जेड और माइनस ln टी ए माइनस बीटा, और ये जेड की अगर 0, तो ये हमारे पास 0 हो गया, ln टी ए बच गया। तो ln माइनस ln है, तो ये ln के ही ब्रैकेट के अंदर डिवाइड में आ जाएगा। सही, और ये माइनस का बीटा जेड से माइनस कैंसिल हो गया, और ये बीटा बाहर आ गया। सो देन यहाँ पे ln टी ए बच गया, और टी ए यहाँ पे हमारे पास ये ln की प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पे ये ऐसे आ गया। फिर और यहाँ प्रेशर भी हमारे पास P2/P1 की फॉर्म में ln की। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फिर वही E ऑन बोथ साइड ले लिया हमने,
सही है। और फिर यहाँ से ये जो P था हमारे पास Ln के साथ, ये हमने इसकी पीछे दे दिया, मल्टीप्लिकेशन में गिरा दिया, और देन e की पावर Ln हमारे पास 1 होता है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो हमारे पास G/BR था, ये Ln की पावर में आ जाएगा। ये सब लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ है। और फिर ये e Ln 1 हो गया, और देन ये हमारे पास 1 माइनस BZ/TA G/BR आ गया पावर में। और ये रिलेटिव P2 P1 की टर्म से हमारे पास ये आ गया कि इतना वेरिएशन हो रही है। अब कुछ प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस है हमारे पास। प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस जैसे एक बैरोमीटर है हमारे पास, शो इन द स्लाइड्स। बैरोमीटर, अच्छा, बैरोमीटर इज द डिवाइस यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब close at one end. The tube is initially filled with mercury and then turn upside down in the container of mercury. Simply ये कंटेनर था और ये अपसाइड डाउन करके हमें ट्यूब रखी हुई है जिसके अंदर मरकरी फिलअप था। Say the mercury column will come to an equilibrium position where its weights balance the force due to atmospheric pressure. P/atm is equal to गामा एच। हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में कि प्रेशर को एक्सप्रेस करने के लिए हम हाइट का फैक्टर भी यूज़ करते हैं। तो ये वही है कि कितना राइज होता है मरकरी कॉलम में। और अगर हम एटमॉस्फेयर देखें तो ये कॉलम कितना होता है, जो कि 760 mm ऑफ Hg होता है, एग्जैक्टली 759 समथिंग होता है। सही, तो ये हमारे पास एक बैरोमीटर है। उसके बाद मैनोमीटर एक डिवाइस है, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस बेस्ड ऑन द यूज ऑफ लिक्विड कॉलम एंड वर्टिकल एंड इंक्लाइन ट्यूब्स आर कॉल्ड मैनोमीटर्स। वर्टिकल इंक्लाइन ट्यूब्स की फॉर्म में होता है। मरकरी बैरोमीटर इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ मैनोमीटर। पीजोमीटर ट्यूब, यू ट्यूब एंड इंक्लाइन ट्यूब आर द एग्जाम्पल। सम अदर टाइप्स ऑफ मैनोमीटर, जो कि ये यू ट्यूब मैनोमीटर वो नहीं जो हम चलाते हैं, ये जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब नहीं, यूट्यूब शेप रेफर्स कर रहा है यू। इंक्लाइन मैनोमीटर हम यूज़ करते हैं जहाँ पे वेरिएशन बहुत कम होती है। उसके बाद एक पीजोमीटर। पीजोमीटर ट्यूब is simply a vertical tube open at the top and attached to the container or a pipe in which pressure is desired, जिसमें हमें चेक करना है। तो ये एक पाइप है हमारे पास, जैसे पेंसिल आउट ऑफ द प्लेन है या पेपर है, और फिर यहाँ से कनेक्ट करा हुआ है जितना राइज आ रही है। अच्छा, इसके थोड़े डिसएडवांटेज, अच्छा मतलब PA पे प्रेशर ज़्यादा होगा और P0 पे ये होगा, तो इन टर्म्स ऑफ ये देख रहे हैं हम। अच्छा, कैन नॉट मेजर गैस प्रेशर, कि गैस नहीं होगा वरना लिक्विड पाइप में आ जाएगा। गैस प्रेशर कैन नॉट मेजर हाई प्रेशर ड्यू टू H, अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो ये हमारे पास कॉलम जो राइज होगा ये बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा। और कैन नॉट मेजर नेगेटिव प्रेशर, अगर यहाँ पे वैक्यूम होगा तो लो प्रेशर होगा अंदर और बाहर हाई प्रेशर होगा। तो एनीथिंग जो भी हमारे पास चीज़ें होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, तो सारा फ्लूइड अंदर चले जाएगा, जो कि यहाँ मेंशन है। अदरवाइज एयर विल बी सक इन, या एयर या जो भी हमारे पास वो अंदर चली जाएगी। फिर उसके बाद ये यूट्यूब मैनोमीटर, ये पाइप है और उस पर यू ट्यूब लगी हुई है एक। अच्छा, इसके अंदर फ्लूइड डिफरेंट होता है जिनकी डेंसिटीज़ हाई होती हैं, तो उसकी वजह से हमें पे कॉलम में वेरिएशन ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। अच्छा, इस फ्लूइड को हम गेज फ्लूइड बोलते हैं, एग्जैक्टली इधर मेंशन हो, जैसे यहाँ पर है हमारे पास। यूट्यूब मैनोमीटर इज़ अ यू शेप ट्यूब कंटेन अ फ्लूइड इन इट कॉल्ड गेज फ्लूइड। ये जो फ्लूइड होता है गेज फ्लूइड। द गेज फ्लूइड मस्ट बी इमिक्सेबल विद अदर फ्लूइड इन कॉन्टैक्ट विद, मिक्स नहीं होता। टू कॉमन गेज फ्लूइड आर वाटर एंड मरकरी, वाटर और मरकरी इसके अंदर, और ये इमिक्सेबल है। अच्छा, कैन बी यूज टू मेजर गैस प्रेशर, इससे गैस प्रेशर को भी मेजर किया जा सकता है क्योंकि यू शेप में। फॉर हाई प्रेशर गेज फ्लूइड चेंज टू हैवी फ्लूइड, वाइस वर्सा। अच्छा, ये गेज प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो हमें पता था, अगर हमारे पास ये रॉ एच का फैक्टर होता था, अगर एच बहुत ज़्यादा हाई है हमारे पास कब होगा, जब हमारे पास आर कम होगा। रॉ जी का फैक्टर कम, जी कांस्टेंट है तो डेंसिटी कम होगी, लेकिन अगर हम डेंसिटी ज़्यादा लिख लें तो हमारे पास एच की वैल्यू कम हो जाएगी। सो यही बात कही है कि यहाँ पे डेंसिटी, अगर फ्लूइड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है तो हैवी फ्लूइड लेंगे जिसकी डेंसिटी हाई होगी, और वाइस वर्सा, मतलब अगर फ्लूइड का प्रेशर बहुत कम है तो डेंसिटी हम लो भी रख सकते हैं। जैसे वाटर कॉलम में अगर हम देखें, एक
अगर हम वाटर कॉलम की बात करें तो वाटर कॉलम में हमारे पास 760 मिलीमीटर ऑफ एच होता है ना हमारे पास जो राइज होता है, और उसी को अगर हम वाटर के टर्म्स में देखें तो कि अगर मरकरी की जगह कोई वाटर लेंगे तो कितना लेवल हाई होगा। सो वाटर के अंदर जो वेरिएशन होगी हमारे पास, अगर हमारे पास मरकरी में हो रही है हाइट ऑफ मरकरी कॉलम 760 mm होती है, तो वाटर की फॉर्म में वो अप्रॉक्सीमेटली 10.3 मीटर समथिंग होगी। ये मिलीमीटर और ये मीटर, 10 मीटर इस बहुत बड़ी क्वांटिटी है मिलीमीटर के मुकाबले में एक्सपोनेंट 3 से। तो आप देखो कितना फ़र्क आता है डेंसिटीज़ की वजह से कि स्पेसिफिक वेट हमारे पे चेंज हो रहा है। तो खैर ये हाई फ्लूइड और उसकी बात थी। इंक्लाइन मैनोमीटर हमारे पास होता है, आई विल मेंशन इंक्लाइन मैनोमीटर ट्यूब। द ट्यूब इज इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा, ये थीटा एंगल पे इंक्लाइन होता है, एंड द डिफरेंशियल रीडिंग इज मेजर अलॉन्ग द इंक्लाइन ट्यूब। ये जो इंक्लाइन ट्यूब है इस पे मेजर की जाती है हमारे पर डिफरेंशियली। द डिफरेंस इन प्रेशर इज एक्सप्रेस, यहाँ पे हमारे पास ए पॉइंट से प्लस का ρ1 H1 ये फैक्टर नीचे गया तो यहाँ पे प्रेशर हाई हो रहा है। देन फिर ये ऊपर आ रहे हैं हमारे पास इंक्लाइन पे, हम शिफ्ट कर सकते हैं, जितना ऊपर जाएंगे जितना नीचे जाएंगे, जितना ऊपर आ जाएंगे तो ये फैक्टर हम कट कर सकते हैं। और ये L2 वाली लेंथ एंगल पे है तो उसका साइन कंपोनेंट ले लेंगे, तो माइनस का ρ2, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं प्रेशर डिक्रीज होएगा इसलिए माइनस का ρ2 L2 साइन थीटा आ जाएगा। और देन फिर ये वर्टिकल H3 दिया हुआ, ये भी ऊपर जा रहे हैं तो माइनस गामा 3, मैं रॉ बोल रहा हूँ अगैन, गामा 3 H3 इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी। तो इन टर्म्स में और इंक्लाइन मैनोमीटर नोट दैट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 1 and 2 is due to the vertical distance L2 sin theta between the 2 points. The inclined tube manometer are usually used to measure small pressure difference in gas pressure where the contribution of gas column H1 and H3 can be neglected. अगर H1 और H3 को नेगलेक्ट किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि इनका ये जो गामा होगा ना गैसेस का, आपको पता है डेंसिटी बहुत लो होती है गैसेस की, तो इसलिए इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। अच्छा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट प्रेशर डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है। मैनोमीटर आर नॉट वेल सूटेड फॉर मेजरिंग वेरी हाई प्रेशर और द प्रेशर्स दैट आर रैपिडली चेंजिंग विद टाइम। देयरफॉर द न्यूमरस टाइप ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस हैज बीन डेवलप्ड व्हेन द फ्लूइड एक्ट्स ऑन एन इलास्टिक स्ट्रक्चर। ये इलास्टिक स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर विल डिफॉर्म होता है, ये इसके अंदर हाई प्रेशर आता है तो ये डिफॉर्म होता है। दिस डिफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रेशर, कितना हाई आ रहा है तो उतना ही इस हिसाब से डिफॉर्म हो जाता है जितना प्रेशर आ जाता है। तो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल इस टर्म एज बर्डन प्रेशर गेज, और ये किसी नीडल के साथ कनेक्ट होता है। देन हाई प्रेशर आता है, इसमें डिफॉर्मेशन होती है थोड़ी सी अकॉर्डिंग टू द प्रेशर कितना हाई है, और फिर उसके साथ निडल अटैच होती है। देन वो निडल मूव करके आपको उस प्रेशर का मैग्नीट्यूड वगैरह बता दी थी। Sorry. The essential mechanical component in this gauge is the hollow elastic curved tube, Bourdon tube, connected with the pressure source. As the pressure in Bourdon tube increases, the tube tends to straighten और डिफॉर्म होकर स्ट्रेट हो जाती है। द ट्यूब डिफॉर्मेशन स्टार्टेड इन द मोशन ऑफ द पॉइंटर ऑन द डायल, एक पॉइंटर कनेक्ट होता है। बोर्डन गेज मस्ट बी कैलिब्रेटेड सो डेट द डायल रीडिंग कैन डायरेक्टली रीड द प्रेशर इन PSI और पास्कल में रीडिंग कर देता है। जीरो रीडिंग और द बोर्डन गेज इंडिकेट द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो के गेज प्रेशर नापता है, और गेज प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर डिफरेंस एब्सोल्यूट और एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर से कितना ऊपर है वो आपको ये बोर्डन गेज बताता है आपको। उसके बाद एक aneroid barometer is another type of mechanical pressure gauge used to measure atmospheric pressure. The common aneroid barometer contains a hollow closed elastic element. The element is completely evacuated to nearly zero absolute pressure inside the element. As the atmospheric pressure changes, the element deflects and this motion is translated on attached calibrated dial. So aneroid barometer और फिर प्रेशर ट्रांस। अच्छा, एनोराइड बैरोमीटर
कि अगर मैं देखें इंग्लिश में तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। द कंटेन होलो क्लोज इलास्टिक एलिमेंट होता है, सही है, यहाँ से पता है। कम्प्लीटली एवोकेट होता है, नियरली ज़ीरो एब्सोल्यूट प्रेशर इनसाइड एलिमेंट। और फिर आई विल सर्च हेयर, तो मुझे कोई वीडियो मिल, हाँ ये रहा, सही, अच्छा ये आ गया मेरे पे। जो इन्होंने कहा कि इलास्टिक एलिमेंट होता है, एलिमेंट इज़ कम्प्लीटली एवोकेटेड नियरली ज़ीरो एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ये एवोकेट होता है, इसके अंदर प्रेशर आता है, तो ये जो है ना एक्सपेंड और थोड़ा सा डिफॉर्म होता है। ये डिफॉर्म होता है तो यहाँ पे लिवर, सॉरी, ये डिफॉर्म होता है तो यहाँ पे लिवर थोड़ा सा इसको अपनी तरफ खींचता है। देन ये स्पेंडल हमारे पास मूव करता है जो कि एक पॉइंटर से कनेक्ट होता है, और देन ये हमारे पास मूवमेंट बता देता है पॉइंटर की, किसी स्केलिंग हुई भी होती है तो कितनी डिफॉर्मेशन पे कितना प्रेशर है, देन वो हमके क्वान्टिफाई कर देता है। तो ये एंड्रॉइड बैरोमीटर। अच्छा, फिर फॉर मैनी एप्लीकेशन द मेजर डिवाइस इज कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रिकल आउटपुट। दिस टाइप ऑफ प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस इज कॉल्ड प्रेशर ट्रांसड्यूसर। प्रेशर ट्रांसड्यूसर कंटिन्यूसली point changing in pressure with time. In one type of pressure transducer, the burden tube is connected to a linear variable differential transformer LVDT, which provides a voltage signal. These voltage signal are digitized and store on a computer for further processing. इलेक्ट्रिकल बेस है हमारे पास प्रेशर ट्रांसड्यूसर। ये हमारे पास वही बर्डन ट्यूब लगी है सी फॉर्म में, सही है, और यहाँ पे लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है जो कि वोल्टेज सिग्नल प्रोवाइड करता है, और वोल्टेज सिग्नल ये फिर हमें इनपुट आता है और फिर ये हमें आउटपुट मिल जाता है एलवीडीटी के ज़रिए, जो कि इसको डिजिटलाइज करता है और स्टोर होना कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। जैसे इलेक्ट्रिकल बेस है। ज़्यादातर क्वेश्चन रिलेटेड हमारे पास ये मैनोमीटर, यूट्यूब और इंक्लाइन टाइप है। दैन फिर आगे चलें हम तो हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्लेन सरफेस। अच्छा, इस चैप्टर में प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक्स वाले पार्ट थे, तो उसके अंदर हमारे पास ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का है कि हम अगर हमारे पास एक लिक्विड कंटेनर है, सही, और वो जाहिर सी बात है लिक्विड कोई प्रेशर लगा रहा होता, अकॉर्डिंग टू हाइट हमने देखा था कि वो वेरी कर रही होती है जेड डायरेक्शन में, सही है। जैसे जैसे हम हाइट चेंज करते जाते हैं तो ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, और नीचे डाउन आ रहे हैं तो प्रेशर हाई हो रहा है। और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे या जेड तो 3 डायमेंशन में खाली एल्टीट्यूड के साथ प्रेशर और डेप्थ के साथ प्रेशर चेंज होता है, ना इस एक्सिस पे और ना इस एक्सिस पे प्रेशर चेंज होता है, सही ना, मतलब ना आउट ऑफ द प्लेन और प्लेन के ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर चेंज होगा, खाली वेरी करेगा इस वर्टिकल पोजीशन पे। तो इस लेवल पे हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहेगा। तो इसकी जो ये सरफेस है हमारे पास, प्लेन सरफेस, इसके अंदर जो प्रेशर है हमारे पास वो सिंपली सेम रहेगा। और कहाँ रहेगा, जो नीचे जो हमारे पास जो एरिया है उसके सेंटर ऑफ मास पे हमारे पास इसका प्रेशर एज अ कंसनट्रेटेड होकर एक्ट करेगा, सही है। और ये प्रेशर अगर कोई, ये हम थोड़ा सा हाई, थोड़े सी लेवल से उठा के बनाते हैं, जैसे ज़मीन के ऊपर नहीं है, किसी पॉइंट के ऊपर रखे हुए हैं, सही है। तो यहाँ पे भी प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे भी पीओ अगर मैं कहूँ, और यहाँ पे भी पीओ लग रहा है। तो देन ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और ये खाली डिफरेंस होगा जो कि ये सरफेस बियर कर रही होगी, जो कि ये स्पेसिफिक वेट इस फ्लूइड की उस वजह से होगा। अच्छा, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स ऑन बोथ साइड, वही बात लिखी हुई जो मैंने कहा कि एक्ट करता है बोथ साइड ऑफ द बॉटम सरफेस, देयरफॉर अनबैलेंस्ड फोर्सेस एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड फिल ओपन टैंक इज रॉ एच, और ए की टर्म्स में आ जाती है क्योंकि पी नॉट कैंसिल आउट हो जाता है, रॉ एच ए की टर्म्स में आ जाती है। पी ऑन साइड वॉल, अच्छा ये तो हमारे पास जो है ये बॉटम सरफेस थी। अगर हम साइड वॉल की बात करें तो साइड वॉल पे प्रेशर हमारे साथ वेरी करता है हाइट टू हाइट। क्या अगर मैं इतना थोड़ा नीचे चला हूँ तो यहाँ पे जो प्रेशर बहुत कम लेवल का होगा, थोड़ा और नीचे गया तो ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर जो फ्लूइड्स की और लेयर्स जो आ गई उनका भी प्रेशर आने लगेगा, और जितना नीचे जाऊँगा उतना हमारे पे प्रेशर हाई हो जाएगा। तो साइड वॉल के हिसाब से, साइड वॉल के
ऊपर प्रेशर हमारे पास नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। और जो बॉटम सरफेस होती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर हमारे पास चेंज नहीं होता, जो कि हमने पीछे डेरिवेशन से भी चेक किया था। तो अच्छा, अगर हम इंक्लाइन, ये हमारे पास जो है ना वर्टिकल वॉल थी जो कि 90 डिग्री पे थी। अगर हम कंसीडर करें आप वेसल ऑफ इंक्लाइंड साइड वॉल का, जो साइड वॉल है ना जो स्ट्रेट थी, तो मैंने इसको भी टिल्ट कर दिया और ये टिल्ट कर दिया, ऐसे हमने टिल्ट कर दिया। अगर मैं स्लाइड्स में देखूँ तो ये उस इस स्ट्रेट वॉल को हमने जो है बस टिल्ट कर दिया। अच्छा, अब टिल्ट कर दिया तो ये हमारे पास कंटेनर की साइड वॉल आ गई, उसके अंदर कोई फ्लूइड फिल हुआ है, लेट्स से कि वाटर है, और ये हमारे पास ये फ्री सरफेस आ गई। अच्छा, अब ये हमारे पास एक गेट है, एक हमने एलिमेंट कंसीडर कर लिया साइड वॉल पे, सही, कोई आर्बिट्रेरी शेप का, तो ये इस शेप को हमने कंसीडर कर लिया। इसका अगर हम कोई एलिमेंट लें, एरिया एलिमेंट डी ए छोटा सा, जो कि यहाँ पे होगा और उसके ऊपर फोर्स लग रही होगी, इस एरिया एलिमेंट के ऊपर डी एफ फोर्स लग रही है। अच्छा, वो कितने डिस्टेंस पर लग रही है? अगर ये जो मेरे पास ये एक्सिस है, ये मैं बोल देता हूँ वाई एक्सिस है, तो ये एक्स डिस्टेंस पे ये फोर्स लग रही है मेरे पास, सही है। और ये डी ए एलिमेंट इससे एक्स डिस्टेंस पर है, सॉरी, डी एफ की फोर्स जो लग रही है एक्स डिस्टेंस पे लग रही है। और अगर मैं, ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, ये वाई है और ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे ये डी ए एलिमेंट है, वाई डिस्टेंस पे ये डी ए एलिमेंट है। अच्छा, ये हमारे पास एक शेप है इसका एक अपना एक सेंट्रॉइड होगा शेप का, तो वो जो सेंट्रॉइड है वो वाई सी डिस्टेंस पे है। ये जो वाई सी डिस्टेंस है ना, ये वाई सी डिस्टेंस पे है। और एक सी पी है। अच्छा, सी पी क्या चीज़ है? सेंटर ऑफ प्रेशर जिसे कहते हैं। अब हमारे बॉटम वॉल को अगर हमने देखा था कि बॉटम वॉल पे जो हमारे पास प्रेशर लग रहा था, वो लग रहा था ये नीचे जो बॉटम है इसके सेंटर ऑफ मास पे जो है ना, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कंसंट्रेटेड होगी। बट यहाँ पे हमारे पास साइड वॉल पे हमारे पास प्रेशर जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो होता नहीं है। तो क्या होता है, जो हमारे पास ये एलिमेंट होता है ना, अगर ये साइड वॉल है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है बॉटम का था, उस पर तो थी हमारे पास, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था। लेकिन साइड वॉल पे हमारे पास जो सी होगा, सेंटर ऑफ मास इस साइड वॉल का, उससे थोड़ा सा नीचे लगेगा। तो सेंटर ऑफ मास से थोड़ा नीचे जहाँ पे जो है फोर्स कंसंट्रेटेड होगी वो प्रेशर वाली, वो पॉइंट हमारे पास क्या कहता है, सेंटर ऑफ प्रेशर कहलाता है। तो ये हमारे पास सी, जो कि इस एलिमेंट का, जिसको गेट बोल रहे हैं, गेट का ये सेंटर ऑफ मास है, उससे नीचे है सी पी पॉइंट पे, सही। और इस सी पी पॉइंट पे एफ आर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो एक्ट कर रही है सी पी पॉइंट पे, कितने डिस्टेंस पे, वाई आर डिस्टेंस पे, और इस वाई एक्सिस से एक्स आर डिस्टेंस पे, और ये सी हमारे पास एक्स सी डिस्टेंस पर है। तो और ये किसी एंगल थीटा पे, यही सब कुछ मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है कि ये हमारे पास एरिया एलिमेंट है, ये डी ए, इसके ऊपर डी एफ फोर्स लग रही है। और अगर इसकी पूरी प्रेशर की हम एक फॉर्म देखें तो एफ आर, जो कि कहाँ लगती है, सेंटर ऑफ प्रेशर पे लगती है। सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंट्रॉइड जो होता है हमारे पास एलिमेंट का, उससे नीचे होता है। और ये वाई एक्सिस से हमारे पास एक्स सी डिस्टेंस पे होता है सी, और सी पी हमारे पास एक्स आर डिस्टेंस पे होता है। और ये एक्स एक्सिस है जो हमारे पास उससे हमारे पास ये वाई सी डिस्टेंस पे होता है सी पी, और सी हमारे पास वाई आर डिस्टेंस पर होता है। अच्छा, डी एफ जो फोर्स है हमारे पास, तो फोर्स किसके बराबर होती है, प्रेशर इनटू एरिया के। तो प्रेशर पी लग रहा था और जो एरिया था वो एरिया एलिमेंट वो डी ए था, सही है। तो डी एफ हमारे पास क्या आ गया, प्रेशर रॉ एच और डी ए आ गया। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं इस एरिया की लिमिट के साथ, तो आर एच मतलब गामा एच इंटू डी ए आ जाएगा। अब एच जो है हमारे पास, आई शो दिस, ये जो एच है हमारे पास, ये एच हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस, और ये हमारे पास वाई, तो ये डी एफ की बात हो रही है ना, ये वाई, और ये किसी एंगल थीटा पे। तो एच, ये मैं ट्राइंगल अगर देख लूँ, ये एच हमारे पास, सही, ये मेरे पास वाई, और ये किसी एंगल थीटा पे। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा कैलकुलेट करना चाहूँ, एच अपॉन वाई, तो एच की वैल्यू यहाँ से वाई इंटू साइन थीटा आ गया, वो मैंने यहाँ पुट कर दी वाई इंटू साइन थीटा। तो एक गामा और साइन थीटा मेरे पास कांस्टेंट है, क्योंकि एक
ये थीटा भी क्या होगा हमारे पास, वॉल जो है हमारे पास उसके लिए तो कांस्टेंट रहेगा, और गामा भी फ्लूइड है, स्पेसिफिक वेट जो होगा उसका, तो ये भी बाहर आ गया डिफरेंशियल से। अच्छा, और ये वाई और डी ए हमारे पास क्या बना, वाई और डी ए आपने पढ़ा हो कहीं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स सी वाई सी का, चाहिए वो क्या होते हैं, एक्स सी वाई सी किसी भी सेंट्रॉइड होते हैं ना किसी भी शेप के, और वो कैसे कैलकुलेट किए जा सकते थे, अगर मैं वाई सी की बात करूँ तो 1/a और फिर लिमिट लगती थी वाई से और इसकी डी ए की लिमिट तक, और ये एरिया इंटीग्रल, सही है। तो ये कैलकुलेट करते थे। यहाँ से अगर हम देखें फॉर्मूला ये आपने पढ़ा हो, सेंट्रॉइड मालूम करते हैं इससे, तो वाई इंटू वाई सी मेरे पास किसके बराबर होगा, इंटीग्रल ए एरिया की और वाई इंटू डी ए, तो ये इंटीग्रल एरिया वाई इंटू डी ए किसके बराबर आया मेरे पास, वाई सी इंटू ए के बराबर आ गया। इसको कहते हैं हम फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है। तो यहाँ से ये वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लग कर दी, वाई सी इंटू ए एफ आर गामा ए वाई सी साइन थीटा। अच्छा, वाई सी साइन थीटा, अगर मैं ये ट्राइंगल कंसीडर करूँ, ये एच जो था हमारे पास ये किसके बराबर रहता, वाई इंटू साइन थीटा के। इसी तरीके से जो एच सी बराबर होगा हमारे पास वाई सी साइन थीटा के बराबर होगा, वरना आप ट्राइंगल के रेशियो से भी चेक कर लिएगा, सही है। तो ये एच सी बराबर होगा वाई सी साइन थीटा के। तो अगर मेरे पास वाई सी साइन थीटा आया तो मैं इसको एच सी की फॉर्म में लिख देता हूँ, और ये हमारे पास जो एफ आर निकल आया है ये उस फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स जो है हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड होगा, जो कि इस वॉल पे एक्ट कर रही थी इसके सी पी से नीचे, सही है। ये जो एफ आर एक्ट करेगी, इसी तरीके से इधर जो एफ आर एक्ट कर रही थी ये वाली पॉइंट सी पी पे सेंटर ऑफ प्रेशर पे, इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास ये फार्मूला बताएगा, एफ आर गामा वाई सी इंटू ए। अच्छा, अब सेंटर ऑफ प्रेशर, पॉइंट वेयर द एंटायर फोर्स कंसनट्रेटेड विद सम एक्सटर्नल इफेक्ट। अच्छा, मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अच्छा, अब क्या करना है, हमें वो डिस्टेंस चाहिए कि वो कितना नीचे लगेगा, सेंटर ऑफ प्रेशर हमें पता लगा कितना लग रहा है और किधर लगेगा, तो वो कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, मोमेंट अगर मैं निकालूं अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो जो एफ आर है हमारे पास, ये एफ आर किसी डिस्टेंस वाई आर पे लग रहा था हमारे पास, सही है। तो ये एफ आर वाई आर ये मोमेंट हम निकाल लें, तो ये मोमेंट हम निकाल लें इंटीग्रल वाई डी एफ की फॉर्म में, सही है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल लें तो ये वाई डी एफ, और वाई निकाल लें तो एक्स डी एफ, ये इंटीग्रल मोमेंट का, सही है। लेकिन डी एफ जो हमने कैलकुलेट कर रहा था यहाँ पे डी एफ किसके बराबर था, गामा एच इंटू डी ए के, तो डी एफ गामा एच इंटू डी ए आ जाएगा, और एच किसके बराबर था, वाई साइन थीटा के, जो कि हमने यहाँ पर कर दिया। और अगर एफ आर की बात करें, एफ आर किसके बराबर थे, गामा एच सी एरिया, क्योंकि फोर्स थी तो प्रेशर था, और एच सी को अगर हम ओपन करें तो वाई सी साइन थीटा की फॉर्म में हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे हम डी एफ की जगह वैल्यू पुट करें तो गामा वाई साइन थीटा इंटू डी ए, गामा वाई साइन थीटा इंटू डी ए, जो एफ आर वाई आर है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एफ आर वाई आर तो ऐसी रहा जो कि हम निकाल लें। वाई आर क्या चीज़ थी, वाई आर वो डिस्टेंस था, सी पी का डिस्टेंस था, शर्ट हमने देखा था, ये वाई आर वो डिस्टेंस था सी पी का, तो हमें ये निकालना है ये किस डिस्टेंस पे, सही है। तो ये वाई आर तो हमें चाहिए, और एफ आर हमने यहाँ कैलकुलेट करा वाई गामा सी इंटू साइन थीटा इंटू एरिया, और ये अगर वाई और वाई स्क्वायर होगी और डी ए, ये क्या चीज़ है ये पता होगा आपको, ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया था और ये सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया हो जाएगा। अच्छा, गामा साइन थीटा और ये गामा साइन थीटा यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, वाई सी ए और वाई आर, जो वाई आर तो हमें खुद चाहिए। अच्छा, अब ये हमारे पास किसके बराबर होगा, वाई आर हमारे पास किसके बराबर होगा, इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी ए, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया डिवाइडेड बाय वाई सी इंटू ए, और सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया हमें क्या बताता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे हम कहते हैं, रेजिस्टेंस टू बेंडिंग, ये स्टैटिक्स में हमने पढ़ा था, सही। तो अच्छा, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने निकाला, सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर हम निकालेंगे, यू चेक बाय योर ओन सेल्फ, तो वाई आर जो आया सिंपली वही एक्स आर की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे
वाई आर इक्वल टू इंटीग्रल वाई स्क्वायर इंटू डी ए अपॉन वाई सी ए, और सिमिलरली एक्स आर की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल एक्स वाई, सही है, क्योंकि ये एच की फॉर्म को ली थी साइन थीटा, और ये हमारे पास जो फॉर्म थी ये एक्स वाई डी ए और वाई स्क्वायर इंटू डी ए, ये सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया होता है, और ये किसके बराबर होता है आई एक्स और आई एक्स वाई के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूले आ गए। अच्छा, आई एक्स बाई इटसेल्फ किसके बराबर होता है, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अच्छा, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, अगर मैं किसी शेप, लेट्स से अगर ये रेक्टेंगल या स्क्वायर है जो भी नज़र आ रहा है आपको, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, जहाँ पे दोनों डायगोनल कट कर रहे हैं, ये सेंटर ऑफ मास है जिसको मैंने बोल दिया सी, सही है, और मुझे चाहिए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, सही है। तो मुझे इस सी के अबाउट पता है, जो कि हमें पता है स्क्वायर और रेक्टेंगल का क्या होता है 1/2 बी एच क्यू, सही है। तो वो किसके रिस्पेक्ट से आ जाएगा, सेंट्रॉइड का तो मुझे पता है, लेकिन ये किसी डिस्टेंस पे है यहाँ से, तो वो मुझे बता देता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सही है। इस डिस्टेंस वाई सी पर है, सही है, और इसका एरिया बी इंटू एच हो जाएगा, जो भी अगर ब्रेथ है और हाइट है, सही है। तो वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बता देती है मुझे, ये आई एक्स सी हो जाएगा जो सेंट्रॉइड पर है, सही है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो ये करता है, तो किसी सेंट्रॉइड पर पता होगा आई एक्स सी प्लस एरिया, और जो वाई सी स्क्वायर है हमारे पास, जो ये डिस्टेंस पे है, सही है, उससे। अब मैं वाई सी ए को, अगर ये फ्रैक्शन को अगर मैं खोल दूँ, तो वाई सी से एक वाई सी कैंसिल और ए से ए कैंसिल, बचा क्या हमारे पास आई एक्स सी अपॉन वाई सी अपॉन ए प्लस वाई सी। सिमिलरली हमारे पास एक्स आर जो बचा हमारे पास, वो आई एक्स वाई सी अपॉन एक्स सी इंटू एक्स ए, सही है। तो यहाँ पे वाई सी अगर ये करेंगे हम, इंटीग्रल एफ आर आ गया वाई सी इंटू साइन थीटा, तो वाई सी डिवाइड में आ जाएगा, सॉरी हाँ मैं यही चेक कर रहा था, वाई सी इंटू ए। सो यहाँ पे हमारे पास ये डिस्टेंस भी निकल आया कि किस डिस्टेंस पे लगेगा। आई एक्स सी और वाई सी कुछ मेंशन, रेक्टेंगल का आई सी 1/12 बी इंटू एच क्यूब, और आई एक्स वाई सी जो होगा वो 0 हो जाएगा, इसके एक्स आर की फॉर्म में आई एक्स वाई सी ये 0 हो जाएगा, और सर्कल की फॉर्म में पाई आर 4, आर की पावर 4 है वैसे, डिवाइड में 4, और इसका आई एक्स वाई सी जो हमारे पास होगा वो 0 होगा, सही है। फिर हमारे पास आता है प्रेशर प्रिज्म। प्रेशर प्रिज्म की अगर मैं बात करूँ, ये कुछ मेंशन है आपके पास ज्योमेट्री के, आई एक्स सी आई एक्स वाई और एरिया वगैरह। अच्छा, प्रेशर प्रिज्म हमने ये चेक करा था कि प्रेशर साइड वॉल पे जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, तो ये वेरी कर रहा होता है हमारे पास हाइट टू हाइट। अब अगर हम देखें वो उसका जो कि सेंटर पॉइंट होगा प्रेशर, ये ट्रायंगल की फॉर्म में हो जाता है, सही है। और ट्रायंगल का अगर मैं इट्स सेल्फ प्रिज्म एक 3D पिक्चर की बात करूँ ग्राफिकल मेथड की टर्म में, तो यहाँ पर सी पी जो होगा वो किस पॉइंट पे होगा, H/3 पे, सही है। इस सेंटर बॉटम से H/3 पे होगा। अगर टॉप से देखूँ, इस टोटल हाइट H है, तो टॉप से H/2 पे होगा और बॉटम से H/3 पे होगा, सही। तो एफ आर यहाँ पे अगर हम देखें, एफ आर, ये जो एफ आर है रिजल्टेंट वो गामा एच सी इंटू ए होता था, और एच सी हमारे पास क्या है H/2, इस पूरी जो टर्म है हाइट है इसकी साइड वॉल की, क्योंकि ये रेक्टेंगल दिख रहा होगा साइड फेस से जो गेट है, और इसका सेंट्रॉइड क्या होगा H/2 और B इंटू एच इसका एरिया, ये ब्रेथ और ये हाइट एच। तो यहाँ से हमारे पास आया गामा H/2 BH या गामा H स्क्वायर B/2, सही है। ये कहाँ पे लग रहा होगा एफ आर, अबव H/3 डिस्टेंस पे लग रहा होगा, सही। ये मेंशन है यहाँ पे, इधर एफ आर कहाँ लग रहा होगा, बॉटम से H/3 डिस्टेंस पे, अगर टॉप से देखेंगे तो 2H/3 से लग रहा होगा, सही है। और फिर ये एफ आर निकाला वही रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है,
द सेम अप्रोच कैन बी यूज फॉर प्लेन सरफेस डेट डू नॉट एक्सटेंडेड अप टू द फ्लूइड सरफेस। सही है, ये जो हमारे पास गेट है वो फ्लूइड सरफेस तक नहीं है। सही है, वो पहले ही ख़त्म हो गया, जैसे यहाँ ड्रॉ हुआ हुआ। सही है, इस एलिमेंट पे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अगर मैं इसको एक ये प्रिज्म और फिर एक ये रेक्टेंगल के फॉर्म में अगर डिवाइड कर दूँ, तो रेक्टेंगल का कहाँ लगेगा, बिल्कुल सेंटर पे लगेगा h/2 पे। सही है, और ट्राइंगल का बॉटम से h/3 पे लगेगा। तो F2 वो क्या है जो हमारे पास ये ट्राइंगल की रखी है, और F1 क्या है जो ये रेक्टेंगल की रखी है, और इसका FR क्या हो जाएगा जो कि इसका सम हो जाएगा। सही है, तो F1 + F2 ये कितने डिस्टेंस पे, y1 डिस्टेंस पे F1 लग रही है, y2 डिस्टेंस पे F2 लग रही है, और yr डिस्टेंस पे FR लग रही है। तो यहाँ पे डिस्टेंस है। अगर इंक्लाइन की बात करें तो इंक्लाइन पे भी इस तरीके से वेरिएशन आएगी। सही है, डाउन जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो कि नॉन यूनिफॉर्मली होगा। फॉर सॉल्विंग प्रेशर प्रिज्म वी एज्यूम जीरो सरफेस प्रेशर मीन्स ओनली गेज प्रेशर कंसीडर टू डिटरमाइन फोर्स। सही है, अच्छा अगर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है इस लाइन। सही है, ये PATM यहाँ पे लग रहा है। सही है, तो PATM से क्या होता है, पहले भी इटसेल्फ कोई प्रेशर था इस पॉइंट पे। सही है, PATM था, तो इधर ये प्रेशर यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, इसके आगे और भी हमारे पास होता है एरिया जो कि P एटमॉस्फेयर होता है पूरी लेवल पे बराबर। तो एक PATM वाला एक रेक्टेंगल यहाँ पर आ जाता है। सही है, और फिर ये जो वेरी कर रहा है वॉल के साथ वो प्रेशर भी आ जाएगा। सही है, लेकिन ये PATM क्या होगा, आउटसाइड भी होगा, ये इनसाइड भी हो जाएगा। तो डिटरमाइन करते हैं इससे हम खाली गेज प्रेशर को। सही है, इफ़ वी आर इंक्लूडिंग P एटमॉस्फेयर, यहाँ मेंशन है कि हम गेज प्रेशर को डिटरमाइन करते हैं। अगर PATM इंक्लूड करते हैं देन वी मस्ट इंक्लूड सम प्रेशर आउटसाइड सरफेस मीन दैट रिजल्टेड फोर्स इज ओनली ड्यू टू द गेज प्रेशर, जो कि कैंसिल आउट कर देगा। आई विल मेंशन हियर। सही है, बट इफ़ टैंक क्लोज मीन सरफेस प्रेशर। अच्छा, अब मैंने इसको जो है क्या कर दिया, क्लोज कर दिया ऊपर से। सही है, तो P एटमॉस्फेयर तो लग नहीं रहा। सही है, तो बट if tank close means surface pressure is different, then the hydrostatic force will be different from the one calculating using relation FRH into A। तो जाहिर सी बात है वो डिफर करेगी। अच्छा, फिर उसके बाद जो कि लास्ट जो कि मेंशन कर रहा हूँ मैं, फिर एक लेक्चर एंड करता हूँ, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ कर्व सरफेस। सही है, तो ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो कि कर्व सरफेस पे, आपने देखा होगा कि आपके जो ओवरहेड टैंक वगैरह हैं वो किसी कर्व पे बने होते हैं। इवन दो कि आपने कोई कैन वगैरह भी देखा होगा, जो बाहर ट्रक वगैरह होते हैं, कोई भी कंटेनर जिसमें हम फ्लूइड होल्ड करते हैं, तो क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे कर्व होता है, हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर लग रहा होता है प्रेशर। सही है, और इधर भी ये लग रहा होता है, तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेस ज़्यादा हो जाते हैं। सही है, इस वजह से हम यहाँ पे कर्व से स्पेस रखते हैं। कर्व सरफेस से क्या होता है, प्रेशर वेरी कर रहा होता है, वेरी मतलब यानी डायरेक्शन इसकी परपेंडिकुलर ही होती है सरफेस के। सही है, प्रेशर हमेशा एक्ट करेगा परपेंडिकुलर। अगर यहाँ पे मेरे पास पेपर है तो उस पर भी परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा होगा। सही है, इस तरीके से, ये नहीं किसी एंगल पे हिट कर रहे हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ कर्व सरफेस अगर हम निकालें तो हम, अगर ये स्टैटिक ही हाइड्रोस्टैटिक की बात हो रही, तो मैं अगर इस एलिमेंट को फ्लूइड के अगर जूम आउट कर लूँ तो क्या होगा, यहाँ पे एक फोर्स लग रही होगी FAC, एक फोर्स लग रही है अपवर्ड से FAB, और इट सेल्फ फ्लूइड है, मैटर है, कुछ स्पेस घेर रहा है, तो इस हैज़ सम मास। और अगर किसी मास है और ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में तो वेट एक्ट करेगा इसके ऊपर, तो ये W इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक FV वर्टिकल फोर्स है और FAC को FH बैलेंस कर रहा है। तो देन ये स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अब FH और FV को डिटरमाइन करेंगे, और फिर ये फार्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए FR = FH स्क्वायर + FV स्क्वायर कर देंगे, तो हम एक FR रिजल्टेंट पे पहुंच जाएंगे इसके। तो यहाँ पे हमने इस एलिमेंट को कंसीडर कर लिया, ये मेंशन वही चीज़ें हुई हैं। सही, और ये प्रेशर हमेशा इसके साथ सरफेस के परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है। सही, अगर हम FH अगर पहले मैं निकालना चाहूँ FH, सही है, तो समीशन ऑफ FX लगा रहा हूँ जो कि हॉरिजॉन्टल एक्शन में, तो FAC इज़ गोइंग ऑन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो FAC मेरे पास पॉजिटिव आ गया, एंड देन
एफ एच जो है नेगेटिव एक्स की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, तो माइनस का एफ एच इक्वल टू 0 आ गया। तो एफ एच बराबर होगा एफ ए सी के, और एफ ए सी हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं पीछे से, एफ आर जो निकाल लेते। एफ सी क्या था, जो ये सरफेस पे, इस सरफेस पे जो फोर्स लगा रही है, सही है, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स एफ ए सी, सही। तो एफ ए सी गामा एच सी इंटू एफ एरिया ए सी, अच्छा इसका कोई एरिया होगा, फ्लूइड एलिमेंट है ना, तो इस एरिया पे फोर्स लग रही है, तो गामा एच सी इंटू ए सी, सही है। एच सी एफ एच हमारे पास आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब एफ वी की बात करें तो एफ वी के हम समीशन ऑफ एफ वाई कर लेंगे इक्वल टू 0। तो एफ वी गोइंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो एफ वी इज़ पॉजिटिव, वेट इज़ गोइंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन माइनस डब्लू, और एफ ए बी टू गोइंग नेगेटिव डायरेक्शन, तो नेगेटिव एफ ए बी इक्वल टू 0। तो एफ वी हमारे पास क्या आ गया, डब्लू प्लस एफ ए सी। अब एफ ए सी हमारे पास क्या होगा, जो कि बराबर होगा यहाँ पे गामा एच इंटू एरिया ए बी, प्रेशर किस एरिया पे एक्ट कर रहा होगा, दैन वो एरिया ए बी, और गामा स्पेसिफिक वेट जो हमारे पास है, अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ तो ये वॉल्यूम हमारे पास इस एलिमेंट का पूरा वी ए बी सी, सही है, और फिर ये एच इंटू एरिया, सही है। तो यहाँ से हमारे पास एफ वी का भी हमें मैग्नीट्यूड मिल गया। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो 2 कंपोनेंट है हमारे पास, और इसका क्या हो गया हमारे पास, एफ वी और एफ एच हमारे पास लग रहा था, सही है। तो अगर हम इस वेक्टर को इधर ले आऊँ मैं सेम एज इट इज़ और हेड टू टेल रूल अप्लाई करूँ, देन ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ आर हो जाएगा, ये हमारे पास एफ वी, हमारे पास एफ एच, ये किसी एंगल थीटा पे लग रहा होगा सही। तो यहाँ पे tan का रेशियो इस्तेमाल करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू पेंटेड ब्लैक, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में लगेगा थीटा, सो थीटा यहाँ पॉजिटिव एक्स से मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। सो देन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर एफ वी और बेस हमारे पास एफ एच, सही ना। तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास tan इनवर्स ऑफ एफ वी अपॉन एफ एच, यही मेंशन है यहाँ पे, tan इनवर्स हमारे पास आ गया एफ वी अपॉन एफ एच के। सो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन कर्व सरफेस हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।